सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे करवाता हूँ दृष्टि द विजन। बिहार 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह टेस्ट सीरीज आपको कराई जा रही है। टेस्ट संख्या यह 2 हुआ। इसके पहले मैंने जो वीडियो डाला है उसमें प्रश्न संख्या 110 तक का सॉल्यूशन उसका डिस्कशन के साथ मैंने करवा दिया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं 110 से लेकर के 150 तक। इस वीडियो में 150 तक का MCQ विथ एक्सप्लेनेशन के साथ बताई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है कहाँ से? तो मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर यूपी वाले मिर्ज़ापुर से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है। 111 देखिए, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? गंगा, दामोदर, ताप्ती या फिर कावेरी? बताइए। देख लीजिए, भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां नर्मदा, दामोदर और ताप्ती है। 3 नदियां हैं, नर्मदा, दामोदर और ताप्ती। ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। माही नदी भी भ्रंश घाटियों से होकर बहती है, लेकिन यह विभिन्न श्रेणियों के बीच बहती है। तो यानी कि नर्मदा हो गया, दामोदर हो गया, ताप्ती हो गया, माही नदी हो गया, ये सारे नदी भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। तो इसलिए उसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। यहाँ पर देखिए, ये इसका आंसर हो गया ई। 112 देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH 922, NH 31, NH 531, NH 122 है, कौन सा है? तो इसका आंसर होगा NH 31। चलिए आगे देखते हैं। लुनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लुनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। 114 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है? सबसे युवा पर्वत श्रृंखला हिमालय है। अरावली, हिमालय, पश्चिमी घाट, विंध्य। तो हिमालय जो है सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित जिलों में से कौन पश्चिमी बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? पश्चिम बंगाल के साथ कौन सीमा साझा नहीं करता है? भागलपुर, किशनगंज, नालंदा, रोहतास? तो यहाँ होगा किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। मैप में आप देख सकते हैं किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जो है ये बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है। इसके अलावा कोई सीमा साझा नहीं करती। तो इस भागलपुर भी हो गया, नालंदा, रोहतास, तो ये सब सीमा साझा नहीं करते। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ई। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करती है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है? बिहार की सबसे ऊंची चोटी पश्चिमी चंपारण में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? मधेपुरा। यहाँ पर देखिए, मैप में देख लीजिए, बिहार का मैप देख लीजिए। यहाँ पे किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, और ये है देखिए पश्चिम बंगाल। ये है पश्चिम बंगाल, ये पूरा पश्चिम बंगाल है। तो किशनगंज साझा कर रहा है सीमा, पूर्णिया कर रहा है और कटिहार कर रहा है। यही 3 जिला वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, उस क्वेश्चन का ये आपका सॉल्यूशन हुआ। फसल पैटर्न के आधार पर, क्वेश्चन संख्या 118, फसल पैटर्न के आधार पर बिहार में कितने प्रकार के चावल उगाए जाते हैं? तो ये 3 प्रकार के चावल उगाए जाते हैं बिहार में। कौन कौन सा? तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका फसल मौसम के आधार पर बिहार में 3 प्रकार के चावल उगाए जाते हैं। अगहनी धान, फिर गर्मा धान, ये गर्मा धान है, अगहनी धान है, फिर बोरो धान। ये 3 प्रकार का धान है। ठीक है, और इसका भी सॉल्यूशन थोड़ा समझ लीजिए। बिहार की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर फोर्ट इसको बोलते हैं।
सोमेश्वर फोर्ट, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। बिहार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो सोमेश्वर फोर्ट। कहाँ है? तो पश्चिम चंपारण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118 तक हो गया। 119, भारत की कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत आबादी बिहार में निवास करती है? तो ये 7.6% आबादी बिहार में निवास करती है। 120 देख लीजिए, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसकी शहरी आबादी सबसे कम है? तो शहरी आबादी शिवहर की सबसे कम है, ये याद रखिए। सबसे कम शहरी आबादी किसकी है? शिवहर की। 121 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का वर्तमान महारजिस्टर्ड एवं जनगणना आयुक्त है? तो विवेक जोशी, आंसर याद रखिए। विवेक जोशी जो है महारजिस्टर्ड एवं जनगणना आयुक्त है भारत का। भारत का वर्तमान में महारजिस्टर्ड एवं जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी। 122 देखिए, जनगणना 2011 का नारा क्या था? जनगणना 2011 का नारा क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये आंसर ए वाला हो जाएगा। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यही नारा था 2011 की जनगणना का। 123 समझिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, तो ये है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। आंसर हो गया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। 124 देखिए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1992 में किया गया था। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED द्वारा आयोजित इस सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन या अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। यह 3 से 14 जून 1992 को ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। 3 से 14 जून ये समिट चला था 1992 में, और आपको ब्राज़ील की राजधानी कहाँ? रियो डी जेनेरियो में यह आयोजन की गई थी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 125, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो जैव विविधता का जश्न मनाएं, ये था। जैव विविधता का जश्न मनाएं, यह थीम थी विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की। 126 देखिए, नागोर्नो करबाख क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक विवादित क्षेत्र है? तो ये जो क्षेत्र विवादित क्षेत्र है आपका आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच, इसलिए आंसर इसका क्या हो गया? बी। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच यह विवादित क्षेत्र है नागोर्नो कराबाख। मैप में थोड़ा देख लीजिए इसको। ये देखिए आपका आर्मेनिया है, अजरबैजान है, ठीक है, और ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये आर्मेनिया ऑक्युपाइड नागोर्नो कराबाख क्षेत्र है। आर्मेनिया ने कब्जा कर रखा है, ठीक है। तो यही जो क्षेत्र है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में विवादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो ये 2008 में 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। 128 देखिए, डोबरा चांठी निलंबन पुल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया किस राज्य में स्थित है? डोबरा चांठी निलंबन पुल, तो ये स्थित है उत्तराखंड में। डोबरा चांठी निलंबन पुल उत्तराखंड में स्थित है। 129 देखिए, निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ष 2020 में यूनेस्को के
मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम में शामिल किया गया? निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व को 2020 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम में शामिल किया गया है? तो ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया, सी हो गया। 130 देख लीजिए। यह संरक्षित क्षेत्र केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाटों में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सागौन का वृक्ष यहीं पर है। यहाँ पाए जाने वाले जंतु वर्ग में नीलगिरी वुड कबूतर भी शामिल है। वह संरक्षण क्षेत्र कौन सा है? तो यह परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, जहाँ नीलगिरी और वुड कबूतर शामिल है। विश्व का सबसे बड़ा सबसे पुराना सागौन का वृक्ष यहीं पर है। कहाँ पर? परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। देखिए, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व पश्चिमी घाट के दक्षिणी क्षेत्र में नेल्लियाम्पंथी अन्नामलाई भाग में स्थित एक सुसंरक्षित पारिस्थितिकी रिजर्व है। यह केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? केरल के पलक्कड़ जिले में। वर्ष 2008-9 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। परम्बिकुलम जो टाइगर रिजर्व है, इस रिजर्व को विश्व में पहले वैज्ञानिक रूप से प्रबंधित सागौन वृक्षारोपण का श्रेय दिया जाता है, जिसके बाद में वन भूमि में मिला दिया गया है। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सागौन वृक्ष यहीं पर है, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, पलक्कड़ जिले, केरल। कन्नीमार आयरिश नाम है कोन्नीमार का बिगड़ा हुआ रूप नाम से ज्ञात यह वृक्ष 350 वर्ष पुराना माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 40 मीटर और मोटाई 6.4 मीटर है। जो पुराना सागौन वृक्ष है उसको नाम क्या दिया गया? कन्नीमार। यहाँ पाए जाने वाले जंतु में बाघ है, ग्रेड हेडेड फिशिंग ईगल है, पेनिसुलर बे उल्लू, नीलगिरी वुड कबूतर, ब्लैक कैप्ड फिंगर किंगफिशर, ग्रेट ब्लैक वुड पेकर, लेसर ग्रेड हेडेड फिश ईगल इत्यादि शामिल है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला लाइकेन गार्डन विकसित किया गया है? लाइकेन गार्डन उत्तराखंड में। लाइकेन गार्डन उत्तराखंड में पहला लाइकेन गार्डन कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, 132 देख लीजिए। निसर्ग, क्यार और महानाम किसका है? निसर्ग है, क्यार और महानाम तो ये चक्रवातों का नाम है। गेहूं की किस्म के मालवेयर का कोविड प्रभावित देशों की मदद के लिए भारतीय नौसेना द्वारा संचालित ऑपरेशन का, तो ये है चक्रवातों का। निसर्ग चर्चा में रहा था, तो निसर्ग हो गया, क्यार और महा चक्रवातों का नाम है। 133 देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थानिक और लुप्तप्राय वनस्पतियों के संरक्षण पर एक रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो ये उत्तराखंड स्थानिक और लुप्तप्राय वनस्पतियों के संरक्षण पर एक रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश बना है। 134 हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय स्मारकों को क्षति पहुंचाने वाले के खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रावधान किया है? तो ये किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने, राष्ट्रीय स्मारकों को क्षति पहुंचाने पर उसके खिलाफ मुकदमा चलाने का प्रावधान। 135 देख लीजिए। आक्रामक प्रजाति चारू मुसेल आक्रामक प्रजाति है जो कि स्थानिक प्रजाति विविधता के लिए गंभीर खतरा है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में तेजी से फैल रही है? चारू मुसेल, तो यह केरल में तेजी से फैल रही है। चारू मुसेल ये आक्रामक प्रजाति है। नेक्स्ट देखिए। ग्रीष्मकाल के दौरान बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे गर्म होता है? तो बिहार का गया जिला सबसे गर्म होता है। 136 हो गया। 137 देखिए। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ है ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट, ये ऑस्ट्रेलिया में है आपका। सॉल्यूशन देख लीजिए इसका।
ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसमें रेत के टीले, रेत के छोटे टीले, घास के मैदान, कंकड़ों से भरे क्षेत्र, रेगिस्तान, फुटपाथ या गिब्बर मैदान और नमक की झीलें हैं। ठीक है, तो ये याद रखिए ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित देशों में 138 निम्नलिखित देशों में से किस देश को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है? हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है? तो श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती, क्योंकि ये मोती के आकार, इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है ये मोती के आकार के रूप में दिखाई पड़ता है। तो हिंद महासागर में स्थित है और ये मोती के रूप में इसका आकृति है, इसलिए इसे हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। 139 देखिए, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे का नाम क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी ए, अल्फा सेंचुरी बी या सूर्य? सूर्य हो गया। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे का नाम सूर्य है। 140 देखिए, एनु जनजाति निम्नलिखित में से किस देश में पाई जाती है? एनु जनजाति, तो एनु जनजाति जापान की जनजाति है, एनु जनजाति। ठीक है, याद रखिए एनु जनजाति कहाँ की है? जापान की। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? प्राकृतिक रबड़ का थाईलैंड सबसे बड़ा उत्पादक है प्राकृतिक रबड़ का। इसके अलावा और सारे देश के बारे में जान लीजिए। बताया गया है कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ उत्पादन में थाईलैंड पहले स्थान पर, और यहाँ पर देख लीजिए इंडोनेशिया दूसरे स्थान पे आता है। इंडोनेशिया दूसरे स्थान पे, थाईलैंड पहले स्थान पे प्राकृतिक रबड़ में। आगे क्या बोला? वर्ष 2019 तक थाईलैंड की प्राकृतिक रबड़ इतना 4.85 मिलियन मीट्रिक टन था। प्राकृतिक रबड़ जिसे काउचौक, इंडिया रबर, लैक्टेक्स और अन्य नामों से भी जाना जाता है, रबड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। रबड़ के पेड़ से प्राप्त होता है प्राकृतिक रबड़। तो याद रखिए पहले स्थान पे थाईलैंड, दूसरे स्थान पे इंडोनेशिया। भारत में कौन सा राज्य यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा? उड़ीसा, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश? ये आंध्र प्रदेश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। देख लीजिए यहाँ पे, भारत में आंध्र प्रदेश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कडप्पा जिले में स्थित तुम्मलपल्ले गांव की खदान को विश्व में यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार के रूप में जाना जाता है। तुम्मलपल्ले गांव की खदान को यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार यहीं को माना जाता है। ठीक है, तुम्मेपल्ले को। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने तुम्मेपल्ले क्षेत्र में एक खदान का निर्माण किया जो 7.6 किलोमीटर तक फैली हुई है और इसमें दैनिक आधार पर 3000 टन यूरेनियम अयस्क का खनन होता है तुम्मेपल्ले में। फिर आगे है, झारखंड और कर्नाटक राज्य क्रमशः 2 अन्य शीर्ष यूरेनियम उत्पादक राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्थान पे, फिर झारखंड और कर्नाटक का नाम आता है। कुछ यूरेनियम उत्पादक खदानें जादूगोड़ा देखिए झारखंड में है। डोमिया सिएट ये कहाँ? मेघालय में भी यूरेनियम मिलता है। गोगी कर्नाटक में मिलता है। तो याद रखें आंध्र प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक यूरेनियम की खदानें हैं। सबसे प्रसिद्ध है तुम्मेपल्ले, विश्व में यूरेनियम के सबसे बड़ा भंडार यही है। प्रतिदिन 3000 टन यूरेनियम अयस्क का खनन होता है तुम्मेपल्ले से। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला जैविक राज्य है? पहला जैविक राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़, केरल, सिक्किम या त्रिपुरा? तो ये है सिक्किम। सिक्किम को पहला जैविक राज्य माना गया है। बताया जा रहा है कि जनवरी 2016 में सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य बन गया है। सिक्किम में सभी प्रकार की कृषि गतिविधियों पूर्णतः सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना की जाती है। मतलब बिना केमिकल का वहाँ खेती किया जाता है, जिससे इस क्षेत्र के लोग को सुरक्षित खाद्य विकल्प प्राप्त होते हैं। साथ ही यहाँ कृषि पर्यावरण अनुकूल गतिविधि बन गई है। सिक्किम ने अपने नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने के लिए वर्ष 2003 में जैविक कृषि अपनाने का निर्णय किया था। 2016 में इन्होंने भारत का प्रथम जैविक राज्य बन गया है जहाँ बिना केमिकल फर्टिलाइज़र का खेती किया जाता है, ऐसे समझिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 154। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है पाकिस्तान, चीन या नेपाल या अफगानिस्तान? तो ये अफगानिस्तान आंसर होगा। चलिए एक बार मैप में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए
इंडो अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। देखिए ये काला वाला जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, इंडो अफ़गानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ठीक है। इंडो जो पाकिस्तान है ये 3323 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। इंडो चाइना 3488 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। अफ़गानिस्तान केवल 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। इसका आंसर 106 वाला होगा, यानी अफ़गानिस्तान होगा। लेकिन और भी याद रखिए, जैसे इंडो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, इंडो चाइना 3488 किलोमीटर। देखिए जो तटीय जो क्षेत्र है ये आपका कोस्ट लाइन जो है 7516.6 किलोमीटर है कोस्ट लाइन। फिर ये देखिए बांग्लादेश का जो है 496.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है। 4096 किलोमीटर। म्यांमार यहाँ पर बता देते हैं आपको 1643 किलोमीटर इंडो म्यांमार सीमा। भूटान के साथ 699 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना अधिक है, इसलिए इसका आप स्क्रीनशॉट रखिए और इसको 2 से 3 बार आप देखिए। भारत की तट रेखा कितनी है? 7516 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ सीमा 106 किलोमीटर, नेपाल के साथ सीमा 1751 किलोमीटर, भूटान के साथ 699, चाइना के साथ 3488, पाकिस्तान के साथ 3323, बांग्लादेश के साथ 4096। सबसे अधिक किसके साथ सीमा साझा करते हैं? तो बांग्लादेश के साथ। कितना? 496। ठीक है, ये सब याद रखिए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले करके रखिए और बार बार इसको 2 से 3 बार देखिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम है? उत्तर से दक्षिण की ओर तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये तो ऐसे ही शब्द में याद होना चाहिए। काराकोरम ऊपर से नीचे, यानी कि उत्तर से दक्षिण। काराकोरम, लद्दाख, ये जास्कर, ये इस प्रकार से चलता है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर ये पीर पंजाल। इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो गया? सी। 146 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाली मृदा का प्रकार है? सबसे अधिक कौन सा मृदा पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे अधिक भारत में पाई जाती है। कहाँ? भारत में सबसे अधिक क्या पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। 147 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल कौन सा नहीं है? तो गेहूँ। गेहूँ जो है खरीफ फसल नहीं है। ठीक है। 148 देख लीजिए। फसल के बारे में एक बार थोड़ा सॉल्यूशन समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, यहाँ से क्वेश्चन बनता है अक्सर। हमेशा एक क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा, इसलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट रखिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए। रबी जो फसल है इसकी बुआई होती है अक्टूबर सितंबर में, कटाई होती है अप्रैल जून में। ठीक है। खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई में, कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में। जायद फसल की बुआई और कटाई मार्च से लेकर जुलाई के बीच में हो जाती है। तो सबसे कम ड्यूरेशन किसका होता है? जायद फसल की। अब देखिए यहाँ पर इसको याद करने का क्या तरीका होना चाहिए? खरीफ यानी कि कह सकते हैं, और रब्बी। थोड़ा ये शब्द पर ध्यान दीजिए, खरीफ और रब्बी। तो जो खरीफ है ये गर्मी के मौसम में इसका बुआई होता है। इसकी शुरुआत खरीफ, जिस दिन खर होता है यानी कि जिस दिन गर्मी होता है, तो बुआई जो है उसका होता है जून जुलाई में, तो कटाई होगा सितंबर अक्टूबर में। फिर एक को याद रखिए, फिर दूसरा याद होएगा। तो रबी का जो बुआई होगा वो अक्टूबर सितंबर में, फिर ये अप्रैल जून में आपका इसका कटाई हो जाएगा। इसमें फसल कौन कौन सा है? तो ठंडे मौसम में जो बुआई होता है, जैसे में गेहूँ, जौ, मटर, चना, सरसों इत्यादि, तो ये सब ठंडे मौसम में आपको बुआई होता है। लेकिन खरीफ का जो बुआई, खरीफ वाले फसल क्या हो गया? ये गर्मी के मौसम में बुआई होता है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन आदि। फिर ये जो देखिए जायद फसल जो मौसमी फसल है, जैसे में कि सब्जियां हो गई, चारे की फसल इत्यादि हो गए जायद फसल में। तो इसका आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए और इसको यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फुटलूज उद्योग का उदाहरण नहीं है? फुटलूज उद्योग का उदाहरण नहीं है। सबसे पहले समझिए फुटलूज उद्योग क्या होता है। ऑप्शन दे रहा है कंप्यूटर विनिर्माण, चीनी मिल, स्मार्टफोन की असेंबलिंग, घड़ी विनिर्माण। फुटलूज उद्योग वैसे उद्योग को कहते हैं
जो प्रदूषण ना करता हो, जिससे प्रदूषण ना होता हो, ठीक है, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, ऐसे समझिए, उसको फुटलूज उद्योग कहते हैं। तो कंप्यूटर विनिर्माण में यहाँ से प्रदूषण नहीं होगा, स्मार्टफोन की असेंबलिंग यहाँ भी प्रदूषण नहीं होगा, घड़ी का विनिर्माण यहाँ भी नहीं होगा, लेकिन चीनी मिल में तो प्रदूषण होगा। तो ये आपका आंसर क्या हो गया? चीनी मिल। 148 का आंसर बी हो गया। इसको थोड़ा एक बार और अच्छे से देख लीजिए सॉल्यूशन। फुटलूज उद्योग ऐसे उद्योग के लिए उपयोग किया जाने वाला एक समान शब्द है जो संसाधन या परिवहन जैसे कारकों से प्रभावित हुए बिना किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। मतलब ये संसाधन और परिवहन से विशेष या प्रभावित नहीं होता, ये किसी भी स्थान पर इसका स्थापित किया जाता है। जैसे कंप्यूटर असेंबलिंग वगैरह कहीं भी स्थापित कर सकते हैं आप। प्राय इन उद्योगों की लागत स्थानिक रूप से स्थिर होती है, जिसका अर्थ है कि उत्पादों को कहीं भी एकत्र करने के बाद भी उत्पादों की लागत नहीं बदलती है, ठीक है। यह न तो प्रदूषण को बढ़ावा देता है और न ही उसको कम करने में अपना योगदान देता है, यानी कि यह प्रदूषण को भी बढ़ावा नहीं देता है। आमतौर पर यह एक गैर प्रदूषणकारी उद्योग है। समझ रहे बात को? डायमंड कटिंग, डिजाइनिंग, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस, प्रिसीजन इक्विपमेंट, घड़ियाँ इत्यादि फुटलूज उद्योग का उदाहरण है। चीनी मिल फुटलूज उद्योग का उदाहरण है क्योंकि चीनी मिल गैर फुटलूज उद्योग, यानी कि ये फुटलूज उद्योग नहीं है। चीनी मिल गैर फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है क्योंकि इसे गन्ना बेल्ट के आसपास के क्षेत्र में स्थापित करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। जहाँ जो गन्ना बेल्ट है वहीं पे स्थापित कर सकते हैं, जहाँ पे ईख का, शुगर कैन का खेती की जाती है, उसी के बगल में आपको ये चीनी मिल बैठाई जाती है, स्थापित की जाती है। लेकिन स्मार्टफोन वगैरह जो असेंबलिंग वगैरह जो है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, ये सब तो कहीं भी हम लोग बैठा सकते हैं। तो चीनी मिल है गैर फुटलूज उद्योग है, यानी फुटलूज उद्योग नहीं है। तो आंसर आपका चीनी मिल वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 149। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार के मैदान को 2 शाखाओं में विभाजित करती है? बिहार के मैदान को 2 भागों में बांटती है गंगा नदी, ठीक है। देखिए बता रहा था, गंगा जो नदी है उसकी गंगा और उसकी सहायक नदियाँ बिहार के मैदान को 2 शाखाओं में उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में विभाजित करती है। इसके मध्य में पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती है और उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार में गंगा नदी बांटती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150 और ये लास्ट। कर्क रेखा बिहार के निम्नलिखित में से किन जिलों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, तो कर्क रेखा जमुई, बांका, नवादा और औरंगाबाद किन जिलों से होकर गुजरती है? बताइए। लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके लिए, आप इसका आंसर दीजिए, कमेंट में लिखिए।